जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, मिशन 2021 यूपी टेट, सुपर टेट और ये DSSB के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, दिल्ली का जो टीचर का एग्ज़ाम होता है। और आज मैं इसमें जनरल स्टडी की बात करूँगा। ये प्रैक्टिस सेट 8 होगा। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया है, जिसमें कुछ आपके बाल मनोविज्ञान के हैं, कुछ आपका मैथ्स का है और कुछ आपके GS के हैं। इंग्लिश का मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, इंग्लिश का भी मैं प्रैक्टिस सेट जल्द ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। 15 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और DSSB के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करेगा। और ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता होना अति आवश्यक है। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। और GS ये आपका ये डिसाइड करता है कि आप सिलेक्शन लेंगे या नहीं। ये कौन डिसाइड करता है? GS ही डिसाइड करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत बड़ा है और इसके मार्क्स जो होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि इसमें हर कोई मार्क्स का गेन नहीं कर पाता है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? मतलब भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने लैंग्वेज की बात की गई है? टोटल कितने लैंग्वेज की स्पेलिंग GAUG, टोटल कितने लैंग्वेज की बात की गई है, ये पूछ रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके ऑप्शन हैं 24, देन 22, देन 14, देन 25। तो अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं कितने लैंग्वेज में, 22। अगर मैं संविधान जब बना था तब 14 लैंग्वेज थे, 8 को बाद में और जोड़ा गया, तो अभी आपके कितने हो गए? 22। अभी आपके कितने हैं? 22। संविधान जब बना था तो लैंग्वेज कितनी थी? सिर्फ 14 ही थी, बट अभी आपके पास कितने हैं? 22 थी। आंसर इज बी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब 22 लैंग्वेज हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22 में ये मैंने नाम लिखा है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 22 भाषाएं मैंने इसमें मेंशन कर रखी हैं और यही 22 भाषाओं का उल्लेख आपके संविधान में भी हुआ है। पहले 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। और भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला क्या है? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? आपको पता होगा अनुसूची संविधान में कितनी हैं? 12 हैं। तो किस अनुसूची में आपकी राजभाषा को लिखा गया है या शो किया गया है? आप अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। तो अगर इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा तो अनुसूची 8 इज योर करेक्ट आंसर। अनुसूची 8 क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। आपका आंसर डी हो गया, मतलब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। देखिए भारतीय संविधान में प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल भाषाएं 14 थी पहले। 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और इसके साथ ये सबसे नई है, उसके पहले 19 के दशक में भी कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वो 14 + 8 भाषा मिलकर अब कितनी हो गई हैं? 22। और ये किस सूची में है? 8वीं सूची में। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर होगा कि मूल भाषाएं 14 थी, 2003 में इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया और ये 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है संविधान के। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। डोगरी जो भाषा है वो किस राज्य की क्षेत्र में बोली जाती है? मतलब डोगरी जो भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कीजिएगा। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, नागालैंड। तो अगर मैं इसका आंसर आपको आसानी से दूं तो ये जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट
आंसर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डोगरी जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है और 2003 में 92वें संविधान संशोधन में इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका बना। डोगरी संविधान में कब जोड़ा गया था? 2003 में। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 92nd आपका संविधान संशोधन था, उसमें जोड़ा गया था और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में है ही है, भाषा का उल्लेख कहाँ हुआ है? 8वीं अनुसूची में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपके पास ये रिवीजन के लिए बना रहे और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये करंट से क्वेश्चन है। 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 2021 में अभी तक दिया नहीं गया है, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 2020 से बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत का। तो पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया है? 11, 7, 5, 16। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो 7 इज योर करेक्ट आंसर, मतलब 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन। देखिए, पद्म विभूषण भारत पुरस्कार 2020 में 7 लोगों को प्रदान किया गया। सबसे अधिक 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। किसमें? सार्वजनिक मामलों में। किसमें? सार्वजनिक मामलों में 4 पुरस्कार दिए गए हैं, बाकी एक एक अलग अलग मामलों में 3 पुरस्कार और दिए गए हैं। तो टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 7। टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं पद्म विभूषण के? 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? मतलब इन चारों में से 3 को तो पद्म विभूषण मिला हुआ है, लेकिन किसी एक को पद्म विभूषण 2020 में नहीं मिला हुआ, वो आंसर आपको देना है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आनंद महेंद्रा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, एससी जमीर। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आनंद महेंद्रा को मिला है, पीवी सिंधु को मिला है, एससी जमीर को मिला है, सिर्फ मैरी कॉम को इस बार नहीं मिला है। इनको पहले ही मिल चुका होगा या ये हमें पता नहीं, लेकिन इनको इस बार नहीं दिया गया है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वह पद्म भूषण पुरस्कार 2020 की सूची में नहीं है। तो मतलब मैरी कॉम को क्या दिया जाएगा? पद्म विभूषण। क्या दिया जाएगा? पद्म विभूषण। क्या दिया जाएगा? पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण इनको नहीं दिया गया है क्योंकि ये पद्म भूषण पहले ही पा चुकी हैं। इन तीनों लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ये उन 7 लोगों में से हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2020 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए, 2020 में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है या पद्म पुरस्कार मिला है? आपको पता है तीसरा हाईएस्ट सबसे अवार्ड है। पहला पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। 4 आपके अवार्ड सबसे पैरेलल होते हैं जो कि एक के बाद एक हाईएस्ट हैं। भारत रत्न सबसे ऊंचे, पद्मश्री चौथे नंबर पर, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। ये 4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, आपको अच्छे से इसको लर्न होना चाहिए। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है 2020 में? अगर आपने याद किया होगा, ऑप्शन आपके पास है 156, 116, 141, 118। तो अगर आपने याद किया होगा तो इसका आंसर क्या है? 118। कितने लोगों को दिया गया था? 118। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। देखिए, 118 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार इस बार दिया गया है, जिसमें 3 श्रेणियां शामिल हैं और कुल 141 लोगों को पद्म पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। दिए कितने गए हैं? 118। चुना कितने लोगों को गया है? 118 को दिया गया है, चुना 141 लोगों को गया है। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है। अब इसमें से ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है या दोनों सही है? मतलब ये भी सही, ये भी सही, या तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपको आंसर बताना। अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं
तो जो भारत रत्न होता है वो अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक साल में दिया जा सकता है, और पद्म पुरस्कार के सीमित हर बार प्रेसिडेंट नहीं गठित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, सही होगा। केवल एक, अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है एक साल में। देखिए, किसी भी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसी तरह वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन तीनों लोगों को पिछले साल भारत रत्न दिया गया था। पिछले साल का मतलब 2020 में, इन 2019 में इन 3 लोगों को दिया गया था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है, सीधे क्वेश्चन है फिर आंसर है, क्वेश्चन है फिर आंसर है। थोड़ा सा टाइम लिमिटेड था इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रख लिया है। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बोध गया में। आपका आंसर क्या हुआ, बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। अगर आपको याद नहीं तो फिर आप बहुत पीछे हैं। विटामिन सी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक की। आई होप आपको पता होगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूरा रटा होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद, और विटामिन सी ही आंवले में अधिक से अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। चलिए, कुछ क्वेश्चन और है, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और ये इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग को पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल के पेपर में भी ये आया था, इस पर विवाद भी था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम पूछा था, और उसमें दोनों ऑप्शन थे, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद। तो उसमें हालांकि सही राजेंद्र प्रसाद को ही माना गया है। तो आपका अस्थाई एक अस्थाई से आपका अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद हो गए, क्या होंगे, सच्चिदानंद। और आपका अस्थाई पूछता तो राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा कि जिस दिन अध्यक्ष चुना जाना था उस दिन राजेंद्र प्रसाद उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस दिन सच्चिदानंद जी को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। और उसके दूसरे दिन जब राजेंद्र प्रसाद लौटते हैं तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसीलिए अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद, और अस्थाई पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन यही आपका सही है। अस्थाई सच्चिदानंद और अस्थाई राजेंद्र प्रसाद, इसको पूरा रटे रहिएगा। आई होप आपकी ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। इतने ही क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लिया था, और इस 15 क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस का पोर्शन आता है सारे में। तो चलिए सेशन की समाप्ति करते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसकी रीच थोड़ा सा और बढ़ जाए। अभी व्यूज़ बहुत कम होते हैं, तो आप लोगों की वजह से ये बढ़ सकता है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, और बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली फॉर्म आने वाला है, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। बाकी थैंक यू। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग वीडियो डेली देखते रहिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।